अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इन एयर उस टॉपिक को डिस्कस करना है। स्पीड ऑफ साउंड एयर या गैसेस में दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज इलास्टिसिटी एंड द सेकंड इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो इलास्टिसिटी जो है इसको बाज़ दफ़ा कंप्रेसिबिलिटी भी कहा जाता है। इलास्टिसिटी को हम कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। उसी तरह से डेंसिटी ऑफ द मीडियम को बाज़ दफ़ा इनर्शिया ऑफ मीडियम भी कहा जाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखते हैं। बेसिकली ये इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसको कह सकते हैं इन पर्टिकुलर। स्ट्रेस जो है ये इसका फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का भी यही फॉर्मूला होता है। इसी तरह से जो स्ट्रेन है ये इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसी तरह से जो डेंसिटी है ठीक है, या इनर्शिया ऑफ द मीडियम जो है इसको हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इन दो फॉर्मूलाज मतलब इसी फॉर्मूला को अपने जहन में रखना है। आगे जब हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो इसको इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डेट इज अंडर रूट ई ओवर रो। अच्छा, ये जो होते हैं सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब करीब होते हैं मीडियम के, तो क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। वहाँ पे हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हम एक यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं। हम कहते हैं जो है सॉलिड्स होते हैं उनमें ये रेशो जो है वो ज़्यादा होती है सबसे, तो ये इसलिए इनमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद सॉलिड के बाद जो है वो लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड के मुकाबले में कम होती है। और गैसेस जो है इनमें स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होती है। सबसे पहले जो मैथमेटिकली जो है स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने की कोशिश की वो न्यूटन की थी। न्यूटन ने कहा कि ये जो ठीक है साउंड वेव है वो एयर में ट्रेवल करती हैं, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, हमें पता है कि साउंड वेव जो है वो जब प्रोड्यूस होती हैं तो वो उनकी जो नेचर है ट्रेवल करने की वो लॉन्गिट्यूडिनल है। तो यानी वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, कंप्रेशन हमें पता है वो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, और रेयरफेक्शन वो पार्ट्स जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं। ठीक है, जैसे ये कंप्रेशन को शो कर रहा है और ये रेयरफेक्शन को। तो न्यूटन ने कहा कि जब कंप्रेशन रेयरफेक्शन में मतलब चेंज होती है इस तरह से, तो टेम्परेचर भी यहाँ से यहाँ पे मतलब ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है वो कंप्रेशन से रेयरफेक्शन में फिर इस तरह से कांस्टेंट रहता है। जब सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ठीक है, आपके पास जो हमको तो न्यूटन ने कहा कि फिर ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है उसके लिए हम जो है वो बॉयल्स लॉ को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। जहाँ पे यहाँ पे यानी कंप्रेशन होती है वहाँ पे हम कहते हैं कि कंप्रेशन की वजह से प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर पहले प्रेशर P था तो वो P प्लस डेल्टा P में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह पे कंप्रेशन जहाँ पे है वहाँ पे वॉल्यूम जो है वो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कम हो जाता है। वॉल्यूम जो अगर पहले V था तो वो V माइनस डेल्टा V रह जाता है।
तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ हमने लिखा था पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से मैं मतलब p की जगह पे वैल्यू पुट करता हूँ और v की जगह पे भी p था p प्लस डेल्टा p और v हमारे पास था v माइनस डेल्टा v। यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा, p को v से मल्टीप्लाई किया पी वी, p को फिर डेल्टा v से किया तो माइनस p डेल्टा v। इसी तरह से डेल्टा v को ये किया, सॉरी यहाँ पे डेल्टा p आएगा, ठीक है, p प्लस डेल्टा p। तो p को v से किया, p को डेल्टा v से किया, फिर यहाँ पे है डेल्टा p को v से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आएगा v डेल्टा p। इसी तरह से डेल्टा p को डेल्टा v से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया डेल्टा p डेल्टा v। अच्छा, यहाँ पे इस टर्म को देखें, यहाँ पे एक स्मॉल टर्म स्मॉलर टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये टर्म जो है वो मजीद छोटी हो जाती है। तो हम कहते हैं एज डेल्टा p इंटू डेल्टा v इज वेरी स्मॉल तो वी कैन निग्लेक्ट इट, ठीक है। तो ये हम कहते हैं डेट इज डेल्टा p इंटू डेल्टा v अप्रोक्सीमेटली 0 है। ये वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस रिलेशन में यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये देखें, ये पी वी से ये कट जाएगा, यानी पी वी को इधर ले आए, पी वी माइनस पी वी, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया, ये तो ख़त्म हो गया, ये माइनस पी डेल्टा वी और ये वी डेल्टा पी और ये 0 पुट कर दिया। इस टर्म को उधर ले जाता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा पी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डेल्टा पी। ये जब इधर से इधर जाएगा तो ये टर्म मतलब माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इसको मैं अगर मॉडिफाई करूँ तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो यहाँ से हमारे पास ये वॉल्यूम है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ v डेल्टा v ओवर v। तो ये एक रिलेशन बन गई मेरे पास। तो यहाँ से मैं अगर इसको मज़ीद रीअरेंज करूँ, मैं इस टर्म को, ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रही थी जाके डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर आ जाएगा डेल्टा v ओवर v। तो ये जो है प्रेशर या चेंज इन प्रेशर, ये बेसिकली स्ट्रेस है आपके पास, और चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ये स्ट्रेन है। तो ठीक है, टॉपिक के स्टार्ट में हमने देखा था स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन क्या होता है, ये बल्क मॉड्यूलस या इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू E। तो ये जो फॉर्मूला था हमारे पास स्टार्ट में, हमने स्पीड ऑफ साउंड का इक्वेशन 1 देखी थी, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी v इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, v इज इक्वल टू ई ओवर रो। तो ई की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास नया फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड का। ई की जगह पे पी पुट करना है, ई ओवर रो। तो ये न्यूटन ने ये फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट किया। इस फॉर्मूले में इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू एस टी पी, यानी इसमें प्रेशर की वैल्यू पुट कर देते हैं और इसी तरह से रो जो है वो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एस टी पी के ऊपर रो की वैल्यू जो है वो होती है 10, 13, 25 पास्कल, और इसी तरह से जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू होती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको जब मतलब वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है, v इज इक्वल टू 280 मीटर पर सेकंड। तो लेकिन ये जो वैल्यू है ये
जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उससे मैच नहीं करती, काफ़ी डिफरेंस है इस वैल्यू का, ठीक है, ऑलमोस्ट तकरीबन 52 का फ़र्क है। तो यहाँ पे अगर इसका परसेंटेज एरर कैलकुलेट करें तो 16% इसमें एरर है, यानी हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो वो इसमें करेक्टनेस 84% है। तो अब ये एक काफ़ी ज़्यादा एरर है। तो इस एरर को जो है फिर लेप्लास ने करेक्ट किया। लेप्लास ने क्या कहा, लेप्लास ने कहा कि न्यूटन ने जो आइसोथर्मल प्रोसेस लिया, यानी वेव साउंड वेव की प्रोपेगेशन को, वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। उसने ऐसा इसलिए कहा, उसने कहा कि यानी ये जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है ये इतनी मतलब बहुत क्विकली ये हो रही होती है, इनमें चेंजेस हो रही होती हैं। तो जो प्रेशर मतलब टेम्परेचर जो है कंप्रेशन वाली जगह पे होता है उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो रेयर फ्रैक्शन वाली जगह पे वो ट्रांसफर हो सके, ठीक है। तो इस वजह से जो कहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता तो इस तरह का जो प्रोसेस है फिर उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम देते हैं। तो लेप्लास ने यही कहा कि ये जो बेसिकली स्पीड ये जो साउंड की प्रोपेगेशन है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम ठीक है जो लॉ है, बॉयल्स लॉ है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास बन जाता है पी वी पी वी सॉरी ये इसको मैं अरेज कर देता हूँ। पी वी गैमा कांस्टेंट इज इक्वल टू यहाँ पे ये जो फैक्टर है गैमा, ये बेसिकली हमारे पास होता है, इसको ठीक है हम कहते हैं ये रेशियो है गैमा सी पी ओवर सी वी की। इसके बारे में मजीद डिटेल आप जो है चैप्टर नंबर 11 पर पढ़ लेंगे। तो ये होता है बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की रेशियो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एट अच्छा, यहाँ से फिर बॉयल्स लॉ हमारे पास मॉडिफाई होके ये आ गया पी वी गैमा। इसको अगेन उसी में वैल्यूज पुट करते हैं। पी में हमने कंप्रेशन में वैल्यू पुट की थी, पी जो है वो चेंज हो गया था पी प्लस डेल्टा पी में। वॉल्यूम जो है वो चेंज हुआ था वी माइनस डेल्टा वी में। तो वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पे ऊपर गैमा था तो इधर भी गैमा लिख दिया। अच्छा, यहाँ से एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया पी वी गैमा, ऐसे ही पी प्लस डेल्टा पी। यहाँ से इस वी को कॉमन ठीक है ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि हमें इस गैमा को ख़त्म करना है यहाँ से, तो इसके लिए हमने वी को कॉमन लेते हैं। तो ये आ गया, यहाँ से वी जब कॉमन लेंगे यहाँ पे 1 बचेगा माइनस डेल्टा वी ओवर वी। ये गैमा आ गया। ये इस वी को कॉमन लिया था तो यहाँ पे एक पहले ब्रैकेट लगा के ऊपर लिख लेते हैं, चले गैमा। इस वी को जो है इस वी गैमा को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखिए ये मेरे पास मॉडिफाई होके ये कुछ इस तरह से बन जाएगा पी प्लस डेल्टा पी। इस वी को मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा वी गैमा। और इस तरफ मेरे पास बचेगा डेल्टा वी ओवर वी होल, जो है उसका पावर जो है वो गैमा आ जाएगी। तो यहाँ से ये जो पी वी गैमा है, ये वी गैमा इस वी गैमा से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो बच जाएगा, ठीक है, पी, यहाँ से सिर्फ ये पी बचा, पी इज इक्वल टू पी प्लस
डेल्टा पी, और इधर मेरे पास बचा है 1 माइनस डेल्टा वी ओवर वी और गैमा। ये इस फैक्टर को मैंने सॉल्व करना है। इस फैक्टर को सॉल्व करने के लिए मैं बाइनोमियल थ्योरम यूज करूंगा, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, देखिए मैं उसकी जनरल हम स्टेटमेंट लिखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम होता है, अगर आपके पास हो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरह से, 1 प्लस ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी एन एक्स, और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म बनती है, ठीक है, ये जो पावर है इसको करते हैं n इंटू एन माइनस वन ओवर टू, ठीक है, और इसी तरह से ये जो x है इसका स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, ये चलता जाता है। नेक्स्ट टाइम इसी तरह से n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, नीचे 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलता जाता है। बहरहाल ये इस चीज को देखते हुए बाइनोमियल थ्योरम जब इस टर्म के ऊपर अप्लाई करते हैं, इस टर्म के ऊपर, तो ये देखिए ये टर्म है मेरे पास, ये इसको मैं लिखता हूँ, ये आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा वी ओवर वी और पावर है गैमा। तो जैसे यहाँ पे था 1, तो 1 की जगह पे 1 आया, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये देखिए एन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैमा और साथ में ये टर्म आ जाएगी माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी। और ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, ठीक है, उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, तो इसको ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स है इनको नेग्लेक्ट कर दिया, तो 1 माइनस डेल्टा वी ओवर वी गैमा, ये जो चीज़ है ये हमारे पास, ठीक है, इसको ये जो इक्वेशन थी इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। तो इस वैल्यू की जगह पे ये जो वैल्यू हमने नई वैल्यू बनाई है, यानी कि 1 माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी, ये पुट कर देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये ठीक है, इक्वेशन 3 को आपने याद रखना है, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखें जी, ये वैल्यूज पुट करने से ये आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास था इस तरफ p इक्वेशन 3 में, और p प्लस डेल्टा p, इसको एज इट इज ही लिखा। ये जो था 1 माइनस, ठीक है, हमारे पास था इक्वेशन 3 के अंदर यहाँ पे 1 माइनस डेल्टा v ओवर v होल की पावर गैमा, तो उसकी जगह पे वैल्यू उसकी जो है वो पुट की, तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिकली। ये हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें, p को 1 से मल्टीप्लाई किया, p को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें माइनस, ये आ जाएगा गैमा p, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया डेल्टा वी ओवर वी, और उसके बाद जो है अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा इधर से डेल्टा पी, और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस गैमा डेल्टा पी डेल्टा वी ओवर वी। अच्छा, ये जो टर्म है ना जिसमें डेल्टा पी और डेल्टा वी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ये वाली जो टर्म है, ये अगेन एक बहुत स्मॉल टर्म बनेगी, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, सिंस माइनस गैमा माइनस, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, गैमा डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी इज वेरी स्मॉल, so it can be neglected, so it can be neglected, ठीक है। तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास यानी ये आ जाएगा डेल्टा पी डेल्टा वी ओवर वी गैमा, इसको अप्रोक्सीमेटली 0 ले लेते हैं और इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये देखें, यहाँ से p और ये p जो सेम है, तो ये कट जाएंगे, इसको इस फैक्टर को उधर ले जाइए, यहीं पे काट दें, ये p माइनस पी
चलिए इसको लिख लेते हैं एक्स्ट्रा पी माइनस पी, इसको मैं इधर ले गया हूँ। ये इसी तरह से मैंने लिखा माइनस गैमा पी डेल्टा वी ओवर वी, और ये डेल्टा पी इसी तरह से आ गया, और ये इसको मैंने ज़ीरो पुट कर दिया, इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो कंसिडर कर लिया। तो यहाँ से p माइनस पी ये ज़ीरो हो गया, तो इस टर्म को उधर ले जाएं, या चलें एक्सट्रैक्ट करें ज़ीरो, या माइनस गैमा p डेल्टा v ओवर v, और ये डेल्टा p, इसको उधर लेके जाएं तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा उधर जाके गैमा p डेल्टा v ओवर v इज इक्वल टू डेल्टा p। अच्छा, ये जो फैक्टर है डेल्टा v ओवर v, ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है गैमा p इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर डेल्टा v ओवर v। ये अगेन पहले की तरह ये जो p है डेल्टा p या चेंज इन प्रेशर जो है ये स्ट्रेस है, और ये डेल्टा v ओवर v चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये स्ट्रेन है आपके पास, ठीक है। और स्ट्रेस और स्ट्रेन ये आपको पता है इलास्टिक मॉडुलस या बल्क मॉडुलस। तो यहाँ से मेरे पास आ गया गैमा p इज इक्वल टू ई। ये जो रिलेशन आई है गैमा p इज इक्वल टू ई, इसको जो हमने स्टार्ट में फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड के लिए v इज इक्वल टू ई ओवर रो, जो इक्वेशन 1 थी उसमें e की जगह पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 मैंने आपको बताई है कि ये इसके इक्वल थी। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करने से हमारे पास न्यू जो इक्वेशन है ये आ जाती है v इज इक्वल टू p की e की जगह पे लिखेंगे गैमा p ओवर रो। तो अगेन उसी तरह से p और रो की जो है वो STP के ऊपर वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, ये जो गैमा है डाइएटॉमिक गैस के लिए जो एयर है वो डाइएटॉमिक गैस है, डाइएटॉमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू जो है वो 1.4 के इक्वल होती है फॉर एयर या फॉर डाइएटॉमिक गैस। तो ये ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं लिखता हूँ गैमा इस तरह से, ये गैमा को बाहर निकाल लेते हैं, ये आ गया गैमा और ये p ओवर रो। तो ये न्यूटन फॉर्मूला के केस में हमने इस फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट की हुई थी, गैमा की जगह पे 1.4 आ गया, और इस फैक्टर की न्यूटन वाले जब हमने कैलकुलेशन की थी तो यहाँ पे आया था 280। ओके, इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको 1.4 को इसका अंडर लेके से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 333 मीटर पर सेकंड। तो ये लेप्लास के फॉर्मूले से स्पीड ऑफ साउंड आई है। एक्सपेरिमेंटली वो 332 थी, तो ये अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल ही है तकरीबन, बहुत कम डिफरेंस है। इसमें अगर हम एरर कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन इसमें लेप्लास के फॉर्मूले में जो एरर है दैट इज 0.3%, यानी ये बहुत कम है, हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से लेप्लास का जो फॉर्मूला है उसके जो कैलकुलेशन है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब है। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक था। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हमने न्यूटन के फॉर्मूला के मुताबिक भी कैलकुलेशन की, और फिर उसमें जो ठीक है लेप्लास की करेक्शन है वो भी हमने डिस्कस कर ली। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, उसमें हम इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फैक्टर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को किस तरह से मतलब चेंज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।